माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोर्स ऑफ फाइनेंस का ये पार्ट है इक्विटी शेयर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। क्या मीनिंग होता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या इनके मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं, राइट। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इक्विटी शेयर को। ये क्या है? इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिटेन अर्निंग तीनों ओनर्स फंड के पार्ट है। ठीक है, हमने फंड्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ठीक है, ओनर जो ओनर के फंड्स होते हैं, बोरोड फंड जो हम बाहर से लेकर आते हैं, राइट। सो यहाँ पर इक्विटी शेयर किसका पार्ट है? ओनर्स फंड का। अब सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। देखो यहाँ तो ये सारी बुकिश लैंग्वेज है, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये बुकिश लैंग्वेज हम इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं। आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि शेयर्स में पैसा लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, बट एक्चुअल में ये शेयर्स होते क्या हैं? क्या चीज़ है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं अपना अमाउंट, जिसके प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं? तो देखो ऐसा होता है, मैं इसे एक एग्जाम्पल से आपको अगर समझाऊं, मैं आपसे कहूँ, आप एक स्टूडेंट है, मैंने आपसे कहा कि मुझे 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप मुझे 10 लाख दे दीजिए, मैं आपको फ्यूचर में इसके ऊपर थोड़ा सा रिटर्न आपको दे दूंगी, मतलब 10 लाख की जगह मैं आपको 11 लाख दे दूंगी। लेकिन आप मुझसे कहोगे कि मैम हमारे पास 10 लाख एक पर्सन के पास कैसे आएगा, कितना इतना ज़्यादा अमाउंट हमारे पास नहीं है, राइट। अब सही बात है, किसी से मैं अगर एक पर्सन से 10 लाख रुपीज़ मांगने जाऊंगी या 1 करोड़ रुपीज़ मांगने जाऊंगी तो उसके पास नहीं होगा, राइट। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास हो भी, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किसी को कहा जाए तो वो नहीं मानेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, ठीक है, सपोज कर लीजिए हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं। मैंने सबसे कहा कि भाई आप सब मुझे 1000 रुपए दे दीजिए। देखो अगर मैं आपसे एक पर्सन से, एक स्टूडेंट से 10 लाख रुपीज मांगती हूँ तो वो आपके लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है। लेकिन अगर मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि आप मुझे सिर्फ 1000 रुपीज दे दीजिए, तो आप कहोगे हाँ 1000 रुपीज मैनेज करना थोड़ा सा इजी है, ठीक है। यानी हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट 1000 रुपीज तो मुझे इजीली दे सकता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा कि मैं 1000 रुपीज की जगह आपको फ्यूचर में उसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट भी दूंगी, यानी 1000 के मैं आपको 1100 दे सकती हूँ, राइट। सो आपको दिखा कि हाँ ठीक है, फ्यूचर में हमें ज़्यादा होकर पेमेंट भी मिल जाएगी, ठीक है, हम 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट। अब मैंने पूरे स्कूल के बच्चों से 1000 रुपीज़ ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक ह्यूज अमाउंट तो इकट्ठा हो गया, लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि कैसे आप, मतलब फ्यूचर में अगर हम आपके पास आए, आप हमें पहचानने से इनकार कर दे तो, कि हम आपने 1000 रुपीज़ दिए भी हैं या नहीं। इतने सारे बच्चे, आपको तो किसी का चेहरा भी नहीं याद होगा, आधे बच्चों को तो आपको नाम नहीं बताओगे, तो कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे हम श्योर करें कि जो हमने 1000 रुपीज़ लगाए हैं आपकी कंपनी में वो सेव है या नहीं है? तो यहाँ आपको एक एश्योरिटी दी जाएगी, किस फॉर्म में? एक पेपर की फॉर्म में। एक पेपर आपको दिया जाएगा आपकी 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर। आपने मुझे 1000 रुपीज़ दिए मेरी कंपनी के लिए, राइट, आपने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने आपको क्या दिया? एक पीस ऑफ पेपर दिया, एक पीस ऑफ पेपर जिसमें मैंने लिखा था, ठीक है, एक बच्चे का नाम ले लेते हैं राम, कि राम ने मेरी कंपनी में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, इस डेट को इन्वेस्ट किए हैं, राइट। सो वो जो पीस ऑफ पेपर है वो मैंने आपको दे दिया उन 1000 रुपीज़ के बिहाफ पर एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, कि आप फ्यूचर में भी जब अपने पैसे को चेक करें कि हाँ आपके पास वो पेपर है, यानी आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, राइट। सो वो जो पीस ऑफ पेपर होता है वो क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। वो क्या है? शेयर। और क्योंकि वो शेयर आपको भी दिया गया है तो आप क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। यानी अगर स्कूल के 1000 बच्चों को मैंने वो पीस ऑफ पेपर दिया है तो मैंने 1000 शेयर्स आप लोगों को दिए हैं और आप सब क्या बन गए? मेरे शेयर होल्डर्स बन गए, राइट। यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, उसके बिहाफ पर मैंने आपको श्योरिटी के रूप में जो एक डॉक्यूमेंट दिया है वो क्या कहलाता है? शेयर, ठीक है। सो इक्विटी शेयर क्या है? अ पीस ऑफ पेपर जो आपको श्योरिटी देता है कि हाँ आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, राइट। सो इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? These shares represent the ownership of firm. ओनर्स फंड हम इसे कहते हैं, अभी इस पे भी डिस्कस करेंगे कि ओनर्स फंड इसे क्यों कहते हैं। देखो ये जो शेयर होता है ये रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ फर्म, यानी अगर आपने मेरा शेयर, मैंने आपको वो शेयर दे दिया, वो पीस ऑफ पेपर दे दिया, तो आप क्या बन गए हैं? ओनर बन गए हैं मेरी कंपनी के, क्योंकि आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, राइट। द शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ फर्म। द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स आर नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर। जिनके पास वो शेयर है वो क्या कहलाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। आपके पास वो शेयर है तो आप सब क्या कहलाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। दे हैव राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इनके पास क्या चीज होती है?
राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। देखो, अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट कर अपने 1000 रुपीज अगर इन्वेस्ट किए हैं, तो मैंने भी क्या किया, अपने तरफ से आपको एक श्योर मतलब एक एडवांटेज दिया कि आपके पास वोटिंग राइट है। देखो, आप खुद कहोगे हमने आपकी कंपनी में इतने पैसे तो लगा दिए, अब आप डिसीजन तो ऐसे बेकार से ले रहे हो जिससे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं, डिसीजन सिर्फ मैं अकेले नहीं लूंगी, जिन लोगों ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो सब डिसीजन लेंगे। यानी कोई भी डिसीजन लेने से पहले जितने मेरे शेयर होल्डर्स हैं, जिन जिन लोगों ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो सब वोट करेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई डिसीजन मुझे लेना है, सब वोट करेंगे, और अगर मुझे 50% से ज्यादा परमिशन मिल जाती है, 50% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, तब वो डिसीजन लिया जाएगा। तो क्या है आपके पास एक राइट, वोटिंग राइट है कि आप वोट कर सकते हैं कोई डिसीजन लेने से पहले, और अगर वो मतलब वोटिंग में नहीं आता है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। राइट, लेकिन ये वोटिंग राइट सिर्फ किसके लिए होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ये ध्यान रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही वोटिंग राइट मिलता है। इसके अलावा उनके पास राइट होता है टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। देखो, अगर आप वोट करने आ रहे हो, डिसीजन लेने आ रहे हो, तो डेफिनेटली आप मैनेजमेंट का पार्ट है, तो आप मैनेजमेंट के पार्टिसिपेट बन जाते हैं, राइट मिल जाता है आपको, एक अधिकार मिल जाता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। राइट, सो डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी। अब इसके फीचर्स करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। फीचर्स में क्या है, ये प्राइमरी रिस्क बियरर होते हैं। प्राइमरी रिस्क बियरर का मतलब है इनके मतलब ये सबसे ज्यादा रिस्क में रहते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क में क्यों है, मैंने आपसे 1000 रुपीज लिए और आपको ये कहा कि भाई अगर फ्यूचर में मेरी कंपनी ग्रो होगी तो आप भी ग्रो होंगे। राइट, मैं आपको फ्यूचर में इसका ज्यादा पेमेंट कब करूंगी, जब मुझे प्रॉफिट होगा। यानी अगर मुझे लॉस होता है तो आपको भी लॉस होगा, मुझे कम प्रॉफिट होगा तो आपको भी कम ही फायदा होगा, मुझे ज्यादा फायदा होगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। यानी आपके पास सबसे ज्यादा रिस्क है। मैं अगर कहीं से लोन लेती तो वहां पर बैंक क्या कहता, मैडम एक तो हर महीने आपको मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एवरी ईयर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, आपको कोई सिक्योरिटी एज एसेट्स या मतलब कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में आपको असेट्स या कोई पेपर मेरे पास गिरवी रखने होंगे, अदरवाइज हम आपको लोन नहीं देंगे। तो मैं बैंक के पास जाती तो इतना प्रोसीजर मुझे करना पड़ता है, लेकिन मैंने आपसे ले लिया पैसा, इतना ह्यूज अमाउंट मैंने बहुत सारे बच्चों से ले लिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको कोई एसेट्स दी है एज अ सिक्योरिटी कि अगर मेरी कंपनी बंद हो जाती है तो आप अपने 1000 रुपए इस एसेट्स को बेच कर ले लीजिएगा। मैंने आपको कोई एसेट्स नहीं दिए, मैं आपको मंथली कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं कर रही हूँ। राइट, मैंने बस आपको कहा है कि हाँ कंपनी ग्रो करेगी तो डेफिनेटली फ्यूचर में मैं आपको भी बेनिफिट दूंगी, जो आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं मैं उससे ज्यादा कर ही आपको दूंगी। राइट, सो यहाँ पर चांसेस हैं कि अगर कंपनी डूबती है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। अब आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हो, 10,000 1 लाख वो सारे डूबेंगे। राइट, सो ये क्या है, प्राइमरी रिस्क बियरर। दूसरा, अनसर्टेन डिविडेंड। डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जैसे हम बैंक वालों को इंटरेस्ट देते हैं लोन पर, डिवेंचर्स को इंटरेस्ट देते हैं, वैसे ही जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उन पे हम क्या देते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। मेरी कंपनी ने इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया, तो मैं उस 1 करोड़ के प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दे देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है, डिविडेंड की फॉर्म कहलाता है, मतलब उसे डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड कहेंगे हम किसे, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिट दे रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर है अनसर्टेन डिविडेंड। अनसर्टेन क्यों, क्योंकि कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि 10% डिविडेंड मिलेगा, 15% ना, जितना प्रॉफिट होगा उतना डिविडेंड मिलेगा। प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम, प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड भी ज्यादा। राइट, देन इक्वल वोटिंग राइट। यहाँ सारे शेयर होल्डर्स के पास इक्वल वोटिंग राइट होता है। जिसने 1 शेयर परचेज किया है उसके पास भी वोटिंग राइट है, और जिसने 10 शेयर परचेज किए हैं उसके पास भी वोटिंग राइट है, तो सबके पास इक्वल वोटिंग राइट होता है। क्लेम ओनली द रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम क्या होती है, बची हुई इनकम। देखो, आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, मैंने आपको ओनर बना दिया, ओनर्स फंड कहलाता है ना, इक्विटी शेयर क्या है, ओनर्स फंड। मैंने आपको ओनर बना दिया, आपको अधिकार भी दे दिए कि आप वोट भी करेंगे, मैनेजमेंट का पार्ट भी है। ठीक है, तो जिसे मैंने कंपनी का ओनर बना दिया, जो मेरी कंपनी के ओनर बन चुके हैं, ठीक है, तो एज अ ओनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, ओनर यानी बेसिकली आप ऐसे मान लीजिए हेड ऑफ द फैमिली बन गए आप। अब हेड ऑफ द फैमिली अगर घर में खाना बनेगा तो सबसे पहले किसे खिलाएगा, पहले अपने बच्चों को खिलाएगा, बचा हुआ हेड ऑफ द फैमिली खाता है। ऐसा होता है
कि पेरेंट्स सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे, उसके बाद जो बच जाता है वो खुद खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है इक्विटी शेयर होल्डर में। इक्विटी शेयर होल्डर जो कि ओनर कहलाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिर्फ उनका क्लेम रेजिडुअल इनकम पर होता है, यानी जितना प्रॉफिट हमने अर्न किया उस पे हम पहले सबको, अदर लोगों को जिन जिन से हमने फाइनेंस कराया था उन्हें पेमेंट करेंगे। लोन वालों को इंटरेस्ट देंगे, डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट देंगे, टैक्स पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर अभी जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उन्हें भी दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो आ जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिस्से में। सो इसीलिए कहा जाता है इनका क्लेम सिर्फ और सिर्फ किस पर होता है, रेजिडुअल इनकम, जो इनकम बच गई, राइट। कैन नॉट बी रिडीम्ड बिफोर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आपने आज जो शेयर्स परचेज किए हैं, देखो आपके पास राइट है, आप उन्हें सेल कर सकते हैं। आप कभी भी, आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा ना, शेयर्स को हम सेल और परचेज कहाँ करते हैं, शेयर्स को हम सेल और परचेज करते हैं स्टॉक मार्केट में, राइट। यानी अगर आपने आज शेयर परचेज किए हैं तो आप कल जाकर स्टॉक मार्केट में शेयर सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं चाहे तो अपने पास रख भी सकते हैं। कब तक रख सकते हैं, जब तक कंपनी है, जब तक कंपनी है आप तब तक उन शेयर्स को अपने पास रख सकते हैं। 1000 रुपीज अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, उसके ऊपर जब भी प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उन 1000 शेयर्स को हमेशा के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं जब तक कंपनी है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको मना कर दूं कि भाई लाओ 1000 रुपीज मैं आपको वापस दे रही हूँ, अब आपका शेयर खत्म, अब आपको प्रॉफिट का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक कंपनी रहेगी तब तक शेयर्स रहेंगे। शेयर होल्डर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि आपने, राम ने लिया था मेरा शेयर, उसने श्याम को सेल कर दिया, श्याम ने पंकज को शेयर कर दिया, पंकज ने सीता को शेयर कर दिया। तो यहाँ पर सेल हो रहा है, यानी शेयर ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन शेयर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो पीस ऑफ पेपर जिसके पास है वो मेरा शेयर होल्डर बन गया, राइट। तो शेयर की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, वो तब तक रहेगा जब तक कंपनी रहेगी, राइट। ये होगा इसके फीचर्स। अब आ जाते हैं इसके मेरिट्स पर। क्या इसके मेरिट्स हैं, तो एडवांटेज क्या है अगर हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू फाइनेंस रेज करते हैं, अपनी कंपनी के लिए कुछ पैसा लेकर आते हैं इक्विटी शेयर्स के थ्रू, तो हमें क्या एडवांटेज, क्या मेरिट्स मिलते हैं। सबसे पहली चीज ये क्या है, परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल हमेशा रहेगी, ओनर्स फंड कहते हैं इसे, यानी ओनर्स ने अगर इन्वेस्ट किया तो वो क्या है, परमानेंट कैपिटल है। लोन अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो आपको एक टाइम पर उन्हें पे करना पड़ेगा, अदरवाइज बैंक वाले मानेंगे नहीं, है ना। तो उन्हें मतलब वो एक टाइम लिमिट दे देते हैं कि मैडम आप 2 साल में रिटर्न कीजिए, 5 ईयर्स में रिटर्न कीजिए, लेकिन आपको हमें पैसा वापस देना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता। हम आपको 1000 रुपीज रिटर्न नहीं करते, हम आपको डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट का पोर्शन देते रहते हैं। सो ये हमारे लिए हमेशा क्या है, परमानेंट कैपिटल है। नो चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट्स पर कोई चार्ज नहीं लगता। एसेट्स पे चार्ज मतलब, जैसा मैंने कहा, लोन अगर लिया जा रहा है तो हमें सिक्योरिटी वहां कुछ देनी होती है, कोई एसेट्स अपनी देनी होगी, कुछ तो देना होगा कि अगर फ्यूचर में कंपनी पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं है तो बैंक वाले उस एसेट्स को सेल कर कर अपना पैसा ले सके, राइट। लेकिन अगर इक्विटी शेयर्स के थ्रू हम फाइनेंस रेज करते हैं तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता एसेट्स पर। मैंने आपको कोई एसेट्स नहीं दिए, राइट, सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया, एक पीस ऑफ पेपर, ठीक। सो यहाँ पर आपकी एसेट्स पर कोई चार्ज नहीं है। अगर फ्यूचर में मुझे लॉस भी होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर आकर मेरी कंपनी की एसेट्स बेचकर अपने पैसे को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपके पास कोई एसेट्स ऐसे गिरवी नहीं रखी है, राइट। अगर हमारा लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा। देन हायर रिटर्न्स, हायर रिटर्न्स मींस, देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या है, जैसे मैंने बताया था कि ये रेजिडुअल इनकम इनकी होती है। प्रॉफिट 10 करोड़ का हो या 100 करोड़ का, लोन वाले को मुझे 15% ही इंटरेस्ट देना है, डिवेंचर वाले को मुझे 12% ही इंटरेस्ट देना है, फिक्स है उनका, उतना ही दिया जाएगा जितना उनका तय है पहले से। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का बची हुई इनकम उनकी है। अब भाई इनकम अगर ज्यादा बच गई, एक साल 10 करोड़ का प्रॉफिट था तो दूसरे साल मेरे को 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, यानी इस बार हर साल जो इंटरेस्ट का अमाउंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 50 लाख। 10 करोड़ में से 50 लाख मैंने औरों को दे दिए, बचा हो किसका, इक्विटी का। अगले साल मुझे 50 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो भी मुझे देने तो कितने हैं, देने सिर्फ 50 लाख ही है इंटरेस्ट की फॉर्म में, बाकी बचा हुआ किसका हुआ, इक्विटी का। यानी प्रॉफिट यहाँ पर बहुत ज्यादा भी मिल सकता है, हायर रिटर्न्स आ सकते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि लोग शेयर सेल कर करके इतने ज्यादा मतलब रिच हो गए। वो रीजन ही यही है, अगर अचानक से कंपनी एकदम बूम पे चली जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है उसमें, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि उन्हें बहुत ह्यूज अमाउंट प्रॉफिट फेस करने को मिलता है, यानी डिविडेंड उन्हें बहुत ज्यादा मिलता है अपने शेयर्स पर, राइट।
सो हायर रिटर्न, कंट्रोल। देखो आपका कंट्रोल रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन पर। अगर शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका कंट्रोल है, आपके पास राइट टू वोट है, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट है, यानी कंपनी कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले सकती, आपकी मंजूरी के बिना कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, आपको वोटिंग राइट इसीलिए दिया गया है, राइट। सो आपका एक कंट्रोल रहता है कंपनी पर। नो बर्डन ऑन कंपनी, कोई बर्डन नहीं रहता यहाँ पर कंपनी पर। एज अ कंपनी मैंने आपसे मतलब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करवा ली इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मेरे पर बर्डन नहीं है कि मुझे आपको पेमेंट करनी ही है। जैसे लोन का ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि सबसे सिंपल वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी कंपनी को लॉस हो गया, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा लॉस मुझे फेस करना पड़ा, तो क्या बैंक वालों को मैं ये एक्सक्यूज़ दे सकती हूँ कि सर लॉस हो गया, मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगी, मैं आपकी पेमेंट नहीं कर पाऊंगी? भाई लोन वाले तो कुछ भी करेंगे लेकिन अपनी पेमेंट लेकर रहेंगे, यानी मेरे ऊपर एक वो लायबिलिटी हमेशा रहने वाली है, बर्डन रहता है मेरे ऊपर कि हाँ लॉस हो प्रॉफिट हो दिन हो रात हो मुझे लोन वालों को पेमेंट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो मेरी एसेट सेल कर देंगे। लेकिन इक्विटी में मेरे ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं है, प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा, लॉस होगा तो आपको मुझे देने की कोई चिंता नहीं करनी है। मेरा लॉस हो गया ठीक है, मुझे किसी इक्विटी शेयर वाले को पेमेंट नहीं करनी है, कोई बर्डन नहीं है मेरे ऊपर, राइट। सो ये क्या है, इसके मेरिट्स हैं, राइट। अब आ जाते हैं इसके डीमेरिट्स पर। क्या डीमेरिट्स हैं? देखो नुकसान तो कुछ ना कुछ होंगे ही। क्या नुकसान है यहाँ पर? पहली चीज है डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। देखो अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है कि हमने मेरिट्स में पढ़ा कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास कंट्रोल है, डीमेरिट्स में हम पढ़ रहे हैं डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल खो रहा है, कंट्रोल खत्म हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अभी तक कंपनी के 10 ओनर थे क्योंकि 10 लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। फिर मैंने अचानक से 1000 स्टूडेंट्स से कह दिया कि भाई आप भी मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो, यानी 10 ओनर के साथ मैंने उन 1000 को जिनको मैंने शेयर सेल कर दिए, अब वो भी क्या बन गए, ओनर बन गए कंपनी के। यानी पहले जो डिसीजन सिर्फ 10 लोग ले रहे थे, अब वो 1000 लोग भी डिसीजन लेंगे। तो यहाँ कंट्रोल कम होता जा रहा है, और जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे, कंट्रोल उतना ही कम होता जाएगा। पहले सिर्फ 10 लोगों का कंट्रोल था, अब बहुत सारे हो गए, तो अब वहां पर एक डिसीजन लेने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हर एक की राय एक नहीं होती, हर एक का डिसीजन, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू एक नहीं होता, राइट। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपना कंट्रोल खो देते हैं अगर हम इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा लेकर आते हैं। देखो किसी और से भी लूँ, मैं अपने रिलेटिव से लूँ या मैं लोन लूँ बैंक से, तो बैंक वाले मेरी कंपनी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बैंक वालों को मतलब है अपने पैसे से, वो मुझे पैसे देंगे, वो कहेंगे हमें इतने टाइम में पेमेंट कर देना, वो मेरी कंपनी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी वो इंटरफेयर करेंगे हमारे हर डिसीजन में। तो यहाँ हम अपना कंट्रोल डायल्यूट करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अनसर्टेन डिविडेंड। सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है इसकी, अनसर्टेन डिविडेंड। डिविडेंड क्लियर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल किया था कि कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिल गया हम लोगों को, लेकिन अगर लॉस चल रहा है तो कंपनी 3 साल से कंपनी लॉस में ही चल रही तो कोई डिविडेंड नहीं मिलना। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड इनकम नहीं आती आपके पास एज अ शेयर होल्डर कि हाँ हर महीने हर साल मुझे इतना डिविडेंड मिलता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कभी बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, कभी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी सीन होता है। रिस्क, यहाँ पर रिस्क का फैक्टर तो बहुत ज़्यादा है। कंपनी अगर डूब जाती है तो आपका पैसा भी डूब गया, कोई देने वाला नहीं है आपका पैसा, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ एक हमारी कंपनी की गुडविल के बेसिस पर आपने इन्वेस्ट किया है। तो अगर कंपनी चली जाती है, कंपनी डूब गई, कंपनी का मतलब बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो आपका पैसा तो कहीं से भी नहीं मिलने वाला। रिस्क बहुत बड़ा है यहाँ पर बेसिकली, राइट। नेक्स्ट इज हायर कॉस्ट। अगर हम इशू करना चाहते हैं, मतलब फाइनेंस रेज करना चाहते हैं इक्विटी के थ्रू, तो एक तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मुझे पहले एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, उसे इशू करना पड़ेगा, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी। 1000 लोग चाहिए, मतलब मुझे जितने शेयर्स, मैंने अपनी कंपनी के 1000 शेयर बनाए कि मैं 1000 शेयर सेल करूंगी और इक्विटी के थ्रू फाइनेंस रेज करूंगी। अब लोगों को इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी कि किस तरह के यहाँ पर शेयर्स अवेलेबल हैं, आप परचेज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना होगा, प्रोस्पेक्टस बनाना होगा, डॉक्यूमेंटेशन, तो इन सब में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, कॉस्ट इनकर होती है कंपनी की। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर मुझे कल पैसे की नीड है, कल मुझे किसी को पेमेंट करनी है, मुझे एक अमाउंट चाहिए, अच्छा खासा बड़ा अमाउंट चाहिए, सप्लायर को पेमेंट करनी है, सपोज 5 लाख की पेमेंट करनी है, तो क्या मैं एक दिन के अंदर शेयर्स इशू कर पाऊंगी? नहीं कर सकते।
उसका प्रोसेस ही इतना लंबा है, इक्विटी शेयर्स इशू करने का प्रोसेस ही इतना लंबा हो जाता है। तो इसकी एक और डिसएडवांटेज क्या होती है कि लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो उसे करते करते मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, यानी इमीडिएट रिक्वायरमेंट ये मेरी फुलफिल नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो अगर मुझे इमीडिएट कहीं से फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो मैं इक्विटी तो कभी प्रेफर नहीं करूँगी, राइट। सो ये क्या थे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आई होप आपको इक्विटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पर आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? देखो, ओनर्स फंड में दो पार्ट थे। ओनर्स फंड के दो पार्ट हैं यहाँ पर, एक है शेयर्स और एक है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग और शेयर्स। शेयर्स के भी दो पार्ट थे, जिसमें है एक इक्विटी शेयर्स होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर्स, और सेकंड है प्रेफरेंस शेयर। तो आप प्रेफरेंस शेयर पर आते हैं, फिर रिटेन्ड अर्निंग करेंगे, राइट।